हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में। तो जी, आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का आखिरी टॉपिक। और टॉपिक है मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा है ना, कि हमने पढ़ा है कि ग्रुप्स पीरियड्स क्या हैं। इसके अलावा हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितने भी हमने जो कुछ पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, वो सब की समरी आप कह लो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। अब हम सारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो जितना भी पूरे चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, सारे के सारे आपको इसी वीडियो में भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पिछले लेक्चर्स तरतीब से फॉलो करते आ रहे हैं, तरतीब से लेते हुए आ रहे हैं लेक्चर्स, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं भी सुनी हुई तो कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ ये टॉपिक सुनने आए हैं आप, तो मैं यहीं पर ही सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो ईमानदारी से लेक्चर सुनना है। और फिर छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये, वो पढ़ लेंगे। और साथ ना यहाँ देख लो, आपके कुछ क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ पर, 5 क्वेश्चंस हैं। इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल इजी सिंपल वर्डिंग के अंदर। ठीक है। कहीं और किसी की बुक से, किसी टीचर से कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ रहे हो, आप कोई पैसे नहीं देने पड़े आपको, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर मिल रहा है आपको मेरा, तो आप बस सुन लो और इसको अपना फायदा उठाओ। ओके जी, बगैर ज्यादा टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कहता है जी, मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, एक लफ्ज में बात समझ आ जाएगी। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो और उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम कहते हैं कि ये है इसका मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इट मींस कि अगर कोई हमारे पास एटम, जैसे कि ग्रुप 1 का एक एटम है सोडियम, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना एटम की, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेके आने की, इसको हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। आपको याद होगा कि इससे पिछला लेक्चर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये जो पढ़ा था हमने, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? अगर नहीं याद तो बता दूं कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। मेटेलिक कैरेक्टर इसका ऑपोजिट है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी। हो गई पहली बात याद। बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव आयन बना लेगा, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी बोलते हैं, तो वो यहां पर ये बात लिखी हुई है। बाकी बात को समझ आ गई यहां तक। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं और थोड़ा सा ट्रेंड को ना रिलेट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर ले लिया तो ठीक है, नहीं भी लिया तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं। यहां पर आ जाओ, ये है पीरियोडिक टेबल। अगर मैं बात करता हूँ ना ग्रुप 1 की, अच्छा जी, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ग्रुप 1 हमसे ये बताता है कि आप देखो यहाँ पर ये पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, अप टू सो वन आप जाते रहो नीचे, तो पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जब पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर ना शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 2 शेल्स हैं, यहाँ पर जो है ना फिर 3 शेल्स हो जाएंगे, उससे नीचे जो है ना फिर 4 शेल्स हो जाएंगे। ठीक है, आप जाते रहो सो वन, जाते रहो नीचे जाते रहो, नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको इस तरह कह लो कि अगर पहला पीरियड है तो पहला शेल, दूसरा पीरियड है तो 2 शेल, तीसरा पीरियड है 3 शेल। लेकिन आप एक चीज और भी नोट कर रहे होगे, जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ये बात भी पता लग गई, जब शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात अब और समझ लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक का लेक्चर आपने नहीं लिया वो तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ मैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमसे कहता है कि कोई भी एटम, ये देखो सेंटर में प्लस चार्ज बना रहा हूं, इसका मतलब है न्यूक्लियस। तो कोई भी अगर हमारे पास एटम का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर है ना, उसको कितनी एनर्जी चाहिए अपना एटम छोड़ने के लिए? अपना एटम छोड़ेगा और किसी और से जाके बॉन्ड बनाएगा, उसको कितनी एनर्जी चाहिए? इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप खुद ही सोच लो, ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन जो कि सेंटर में है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि सेंटर में है, तो आपस में दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि न्यूक्लियस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जितना साइज बड़ा होता जाएगा ना, डाउन द ग्रुप जितना साइज बड़ा होता जाएगा, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन उतने ही दूर होते जा रहे हैं। अब जितने ये दूर होते जा रहे हैं, उतना ही न्यूक्लियस की, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन पे कम से कम होती जा रही है। फासला बढ़ रहा है तो फिर अट्रैक्शन कम से कम हो रही है। अब इस तरह समझ लो कि अगर आप एक मैग्नेट आपके पास है, आप किसी इसको मेटल के पास लेके जाते हो तो फिर वो अट्रैक्ट कर लेता है उसको, लेकिन आप मेटल से दूर लेके जाते हो तो क्या वो अट्रैक्ट कर पाता है? आपका जवाब होगा नहीं कर पाता। तो बिल्कुल यही एटम के केस में है कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, वो अट्रैक्ट हो रहा होता है इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से।
अब जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ही अट्रैक्शन में दुश्वारी होगी, तो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना शेल लीव कर देगा और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो अभी आपने ये समझ लिया कि डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में ये कम से कम होती जा रही है। जब ये कम होती जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन आराम से लूज हो जाएगा और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर्टी थी। तो डाउन द ग्रुप जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, आप कह लेंगे डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम यहां पर बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को रिलेट करते हुए। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब साइज छोटा था एटम का तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही साइज बड़ा होता जा रहा है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन से कम होती जा रही है, तो कम एनर्जी में भी वो निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। द एलिमेंट्स हैव द इंक्रीज्ड एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे अपने, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। फॉर दिस रीजन बोथ द मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे ही डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो मेटालिक करैक्टर क्या बताया था मैंने आपको, मेटालिक करैक्टर तो यही होता है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, तो जैसे ही साइज बड़ा होगा उतनी ही आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हम कहेंगे कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है क्या, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है और मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो होती है एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो कि आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है। ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसको निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे ही साइज बड़ा होता जा रहा है तो इसको कम से कम एनर्जी चाहिए, और ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है तो कम एनर्जी चाहिए इसको, इसलिए हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आराम से शेल जो है ये आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की जो गिरफ्त है, जो अट्रैक्शन है, वो कम हो रही है, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में फासला भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी बिना पर मेटालिक कैरेक्टर भी इसका इंक्रीज होगा। काफी बोल लिया मैंने, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पर ही सारे कॉन्सेप्ट बना दूंगा आपके। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे ही वो कहता है कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं तो आप एक चीज नोट करना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, और इसका नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का जो है ना वो 9 है। ठीक है, आप ये गौर करना बात को कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस हमारा मजीद स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है बात की, न्यूक्लियस मजीद हमारा स्ट्रांग हो रहा है। ओइंग टू दिस कहते हैं, अगर यही बात अगर हम समझ लेंगे तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। कहते हैं अगर हम ये बात समझ के आ चुके हैं ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं न्यूक्लियस में, जिसकी बिना पर न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है और ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम कहेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज हो रहा है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल देख लो, मैं सारा मिटाता हूँ, एक छोटी समरी दे देता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि आपको ये पैराग्राफ आसानी से याद हो जाए। कोई रट्टा नहीं लगाना, इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं, सब कुछ समझ लेना, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछना है मेरे से। अगर हम जा रहे हैं ना इस तरह, अगर हम जा रहे हैं इस तरह, ठीक है, तो हमारा एटम का साइज बड़ा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है और फिर छोटा हो रहा है। साइज छोटा क्यों हो रहा है, एक छोटा सा काम कर लो, एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर देख लो। फिर मैंने बताया था कि अगर हम पीरियड में मूव करें लेफ्ट राइट तो हमारा एटम का साइज छोटा हो रहा है। एटम का साइज छोटा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है यहाँ पर भी बता देता हूँ, कि जो हमारे ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है। जब न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है तो फिर वो जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचेगा। अब आप खुद ही सोच के बताओ कि जहां पर फासला ज्यादा है वहां पर न्यूक्लियस जोर से खींच पा रहा है आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को, या फिर जहां पर फासला कम है वहां पर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींच पा रहा है। तो आपका जवाब होगा जहां पर फासला कम है ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास है, तो न्यूक्लियस ज्यादा जोर से खींच रहा है, इसलिए एटम का साइज छोटा हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, हमें कहा था मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी। जैसे ही हम लेफ्ट राइट इन पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा है, एटम का साइज छोटा हो रहा है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का अपने पास करीब करीब आते जा रहे हैं। जब आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब आता जा रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में अब बहुत दुश्वारी हो रही है।
जब बहुत दुश्वारी हो रही है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा यार, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा अपना। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए मुश्किल होगा, इट मींस कि इसका मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हम जाएं तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। हो गई बात क्लियर? चलो अब इस पर अगर आपको याद कर लोगे तो मेरी बातें सुन सुन के याद कर लेना, तो कोई मसला ही नहीं होना, आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको कॉन्सेप्ट ध्यान में बैठाओ, 2 से 3 बार मेरी वीडियो सुनो और इसको आप पढ़ लो और आपको ये बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी हम ट्रेंड्स पढ़ते आ रहे हैं ना पुराने टॉपिक्स में भी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारे मैंने बहुत जबरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट बनाए हैं आपके इसमें। अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर्स लिए हुए ना तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि मसला होगा। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना नीचे वीडियो की, तो वहां पर आपको टॉप पे नजर आ जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, उसको खोलो, वहां पर जाके वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये भी कोई मसला नहीं है। या फिर आप टॉपिक नेम सर्च करो, बाय, बाय लिख देना, बाय SKEA, ठीक है, आ जाएगी मेरी वीडियो। कोई मसला नहीं है यार, पढ़ो ध्यान से ईमानदारी के साथ। कुछ मसला हो रहा तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं हर बच्चे का रिप्लाई कर देता होता हूँ। चलते हैं अगले टॉपिक पे। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं जिस तरह अभी गए थे हम, तो कहता है कि केमिकल रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि एटम का साइज छोटा हो रहा है, अभी ऊपर बात करके आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल द सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम विच इज फॉलोड बाय लीस्ट रिएक्टिव मैग्नीशियम। यहां पर देखो, ये जो ग्रुप 1 के मेंबर्स है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, एज कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ग्रुप 1 है जिसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा उसका और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो किसी और से बॉन्ड बना रहा है, इट मींस कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो हाईली रिएक्टिव हम कहते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में ना, ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2, इनके मेंबर्स को हम कहते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है ना बात? अच्छा, कहता है कि जो अगर हम सोडियम की बात करें, अगर हम बात करते हैं पीरियड में सोडियम की बात करते हैं, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, क्यों? सोडियम ग्रुप 1 में है, ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम उसके मुकाबले में कम रिएक्टिव, एल्यूमिनियम उसके मुकाबले में और कम रिएक्टिव। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर गलती की हुई, इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड पीरियड। ये सेकंड नहीं है भाई, ये थर्ड पीरियड है। गिन लो खुद ही, बताता हूँ मैं इसको, जरा आप खुद ही गिन के बता दो। ये है पीरियड नंबर 1, ये है पीरियड नंबर 2 और ये है पीरियड नंबर 3। तो सोडियम और मैग्नीशियम किस ग्रुप के मेंबर हुए भाई? पीरियड नंबर 3 के हुए। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है, थर्ड पीरियड आना चाहिए था यहाँ पर। इट स्टार्ट्स विद, चलो हो गई ये बात। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन्स आर लेस रिएक्टिव देन बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम ना कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोडियम है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आराम से लूज हो जाता है, और मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, तो फिर एल्यूमिनियम और कम होगा, और जो है ना ये उससे अगला वाला और कम होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आपका जवाब होगा, अगर इन दो को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो वही कुछ यहाँ पर इसने लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्या एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको बात करके आया था कि ग्रुप नंबर देख लो आप, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 13 है, ठीक है, ये ग्रुप 14 है। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज करना इजी है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 बाय 1 वो लूज करते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन छोटी सी एक बात और इजाफी आ रही है, अब इसको जरा सुननी है ध्यान से। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये सुननी है आपने ध्यान से। एक डिटेल रीजन इन्होंने नहीं दी हुई यहाँ पर, लेकिन मैं दूंगा आपको रीजन इसकी। देखो जी, मूविंग फर्दर राइट इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड में मजीद मजीद आगे की तरफ जाएं तो क्या होगा? और मेंबर्स वहां पर कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं। स्टार्टिंग में मेटल्स हैं, और अगर हम राइट साइड पे जाए जा रहे हैं तो हमारे नॉन मेटल्स मेंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस अगेन। अब सुनो बात, हम पढ़ रहे हैं ना जब केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, तो केमिकल रिएक्टिविटी का जस्ट ये मतलब नहीं है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे। हमने ये भी देखना है कि अगला एलिमेंट, अगला एटम क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर भी पा रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप यही सोचोगे ना बात, तो अगर हम बात करते हैं
कि जब हम ये वाले मेंबर्स की बात करें, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और अगर हम इन वाले मेंबर्स की बात करें, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्टिविटी डील करती है इलेक्ट्रॉन लूज करने को भी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को भी। कहते हैं यहां से हमारी ना केमिकल रिएक्टिविटी, यहां से लेकर यहां तक हमारी केमिकल रिएक्टिविटी जो है ना, वो क्या हो रही है, वो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना मजीद नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ, तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो मेंबर्स शुरू हो गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना भी तो केमिकल रिएक्टिविटी की एक मिसाल हुई ना। तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मूविंग फर्दर राइट इन अ पीरियड, पीरियड में मजीद हम मूव करेंगे और हमारे पास शुरू हो जाएंगे नॉन मेटल्स, जैसे कि वो शुरू हो रहे थे ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, केमिकल रिएक्टिविटी दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने सारी बातें पढ़ा दी हैं आपको। और छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है डेंसिटी का। इट इज अ मास ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिक्स में पढ़ के आ चुके होगे आई थिंक पहले से ही। अगर नहीं पढ़ा तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना जब मैं, तो वहां पर भी बातें बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं एलिमेंट्स को रिलेट करते हुए। ये क्या करता है कि ना, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ना, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारा कितना मैस आ सकता है, तो ये डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस आ सकता है। अगर हम डेंसिटी मेजर कर रहे हैं ना एलिमेंट्स की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इट मीन्स हम मैस को ले रहे हैं ग्राम्स के अंदर और वॉल्यूम को ले रहे हैं हम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना, आप फर्ज करें हमारे पास ना एक, ये देखें, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी जो है ना 1 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास एक वॉल्यूम बन गया, कि जिसके अंदर हमने मैस डालना है। तो इसके अंदर अगर आप मैस ऐड करेंगे ना, तो ये फिर डेंसिटी होती है। ठीक है, फिजिक्स में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप जस्ट ये देख लो कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मैस आ सकता है, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। अब कहते हैं डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स की जर्नली इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है, लिथियम की ज्यादा है। हाइड्रोजन की कम है, लिथियम की ज्यादा है, सोडियम की ज्यादा है, पोटेशियम की ज्यादा है, रुबेडियम की। लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक्सेप्शनल केस है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, और डेंसिटी जो है बट वेर इज लेस सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डेंसिटी में एज सच इंपैक्ट नहीं आता। ये यहाँ पर ये मतलब कह रहा है इसका। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स की, लिथियम है, लिथियम की कम है, सोडियम की ज्यादा है, पोटेशियम की थोड़ी सी कम है। सोडियम पोटेशियम के ना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है बस यहाँ पर। लेकिन अब जनरल ट्रेंड जो है ना, वो यही है। अगर हम ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हैं ना, जिस तरह यहाँ पर आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज पे इंक्रीज हो रही है। देखो ये भी इंक्रीज हो रही है, ये उससे ज्यादा इंक्रीज हो रही है। बस छोटा सा एक्सेप्शन यहाँ पर है सोडियम में और पोटेशियम के अंदर। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड हमें देखना पड़ता है। अगर एक कुछ मुखालिफत कर रहा है लेकिन बाकी तो उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं होती। अब हमने, अच्छा मैं बता दूं पहले आपको, आपने इसमें से याद क्या करना है, क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें से। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए हैं ना, उनको भी इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाएं कि डिफाइन मेटालिक कैरेक्टर। तो यहां से लेकर यहां तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या? डिफाइन मेटालिक कैरेक्टर। आगे वाई या फिर हाउ, वाई एंड हाउ मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे यहां से लेकर यहां तक पूरा। ठीक है, वाई एंड हाउ मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो जवाब मैंने बता दिया, वो पैराग्राफ हो जाएगा, ये लिख लेंगे अब यहां से लेकर यहां तक पूरा। चलते हैं अगले पे। अच्छा जी, यहां पर भी वही करें आप, वाई या फिर हाउ मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, डिस्कस ट्रेंड, ट्रेंड या फिर वेरिएशन, ट्रेंड या फिर वेरिएशन किसका, आप बताएं मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड या फिर वेरिएशन बताएं, किसमें, पीरियड के अंदर। तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो। ठीक है, तो या फिर ये भी आ जाएगा, वाई या फिर हाउ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन बना लो यहां से लेकर यहां तक। यहाँ पर कर लो वाई या फिर हाउ, वाई या फिर हाउ
बट द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप यहां से लेकर इसका जवाब यहां तक लिख सकते हो। तो ये सारा कुछ आपने याद कर लेना, बल्कि आप एक काम करो, उसको पूरा ही कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, जस्ट में शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। और डेंसिटी, डेंसिटी क्या ही आएगा, करना है तो कर लो, छोटा सा ही तो है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लो, जस्ट डेंसिटी, डिस्कस द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप छोटी सी बात यहाँ कर लेना। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। सारे कॉन्सेप्ट अगर जेन में है ना, अब जाहिर बात है बार बार तो वो कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज रिवाइज कर सकता जो मैंने इतने इतनी आधे आधे घंटे की वीडियोस बना बना के आप लोगों को लेक्चर्स अपलोड करी हैं। तो वो तो सुनने पड़ेंगे ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा बहुत ना यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ फाइल में बना लिए हैं। तो मैं इंशाल्लाह बुक खत्म होती है ना जब सारी हमारी है, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे रब्ता कर लेना आप। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सारे। यहाँ लिखे हुए मैंने, ये आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि बेरियम, चलो भाई आजा भाई, चलो। बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप एंड सिक्स पीरियड। ढूंढते हैं भाई, सेकंड ग्रुप में और सिक्स पीरियड के अंदर है, कहां पर है ये तो हो गया हमारा सेकंड ग्रुप, छठा पीरियड। तीन चार पांच, ये रहा जी बेरियम। ठीक है, ये छठा पीरियड है ना, सिक्स पीरियड एंड सेकंड ग्रुप। कहता है बेरियम यहाँ पर है। आंसर करो बेरियम के हवाले से कुछ सवालात के जवाबात। बेरियम का बता दी लोकेशन कहां पर है उसकी, दूसरे ग्रुप में और छठे पीरियड में भी हम देख के आए हैं। इसके हवाले से कहता है कुछ सवाल पूछे हैं, इनके जवाब दो। क्या जवाब देंगे अब हम वो भी देख लेते हैं। इज इट अ मेटल और नॉन मेटल, क्या ये मेटल है या नॉन मेटल। लो जी, अगर दो लेक्चर्स लिए हुए हैं ना, नहीं भी लिए हुए तो कोई नहीं, बता देता हूँ दोबारा। कि जो ग्रुप टू है ना, ग्रुप टू जिसमें बेरियम है, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका नाम ही मेटल्स है भाई इस ग्रुप का। तो बेरियम मेटल हुआ कि नॉन मेटल हुआ, सिंपली क्या हुआ, मेटल हुआ। बेरियम मेटल है, रीजन क्यों, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप टू, ये ग्रुप टू से बिलोंग करता है, और ग्रुप टू का नाम ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। एंड ऑल द एलिमेंट इन दिस ग्रुप आर मेटल, और इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विल इट बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। अभी हम यही तो पढ़ के आए हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स की खसूसियत ही यही है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करें। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएंगे। और ग्रुप टू में तो होते ही मेटल्स हैं, और बेरियम भी मेटल है। मेटल की खसूसियत ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो क्या बन जाएगा, वो मेटल बनेगा। अगर आपसे पूछे ना कि डिफाइन द जनरल डेफिनेशन ऑफ मेटल, तो आप यही डिफाइन करना कि मेटल की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। और ये मेटल की डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री में। ये नहीं होती कि मेटल जो है सॉलिड होता है, हार्ड होता है, उस पे हाथ मुक्का मारेंगे तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे। ये डेफिनेशन नहीं होती। केमिस्ट्री में डेफिनेशन मेटल की होती यही है कि मेटल वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाए। तो ठीक है ना बात। तो हम कह सकते हैं कि बेरियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन आराम से, और पॉजिटिव आइन इसके ऊपर आ जाता है, तो इसको हम कह देंगे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आ गई ना बातें समझ। जितनी भी कॉन्सेप्चुअल बातें मैं कर रहा हूँ ना, इनको जहन में बिठाए रखो। मैंने लाइफ में बड़ी मेहनत की है केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, और मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ी ही केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है मेरी। तो केमिस्ट्री अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे बेहतर कोई बना सकता है। बहरहाल ये कोई तकबराना अल्फाज नहीं, अल्लाह माफ करे। लेकिन मैंने मेहनत की है, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो अपने तजुर्बे से, अपनी मेहनत से, अपने एक्सपेरिमेंट से जो मैं करता हूँ। और पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है ना, वहां से मैंने पढ़ा है। मेरी इंजीनियरिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जो मेरा मास्टर्स है वो यूईटी लाहौर से है। तो अब आप देख लें, मेरी लाइफ की जो मेहनत है ना, मैं चाहता हूँ कि जितना इल्म मेरे पास है ना, इल्म बांटने से ही बढ़ता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे और इल्म अता फरमाएगा। आमीन। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। चैप्टर नंबर 7 में ना मैं ऑक्साइड्स, लेक्चर नंबर 4 खास तौर पे वहां डिस्कस करके आ चुका हूँ ये बातें, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं खास तौर पे बेरियम की, बेरियम जो कि मेटल है। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं ना, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कि जब कोई एलिमेंट किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, अगर बेरियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि इनका जो ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो फिर सॉल्ट और पानी बनाते हैं। चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 4, ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से क्लियर करके आ चुका हूँ ऑक्साइड्स वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट एग्जिस्ट। इसकी फिजिकल हालत क्या होगी, इसकी फिजिकल हालत क्या होगी, क्या ये दिखने में सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा ये। तो मेटल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं सॉलिड्स। एक्सेप्शन है दो मेटल्स की, लेकिन वो हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अमूमन मेटल सॉलिड होते हैं, और बेरियम की अगर हम बात करें ना, तो बेरियम होता ही सॉलिड है। मोस्ट मेटल्स, दो को निकाल के बाकी सारे जो होते हैं ना मेटल्स,
वो क्या होते हैं, वो सॉलिड ही होते हैं। इंक्लूडिंग बेरियम आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर कौन सा होता है, जहां पर इस टाइम आप लोग बैठे हुए हैं, ये रूम टेम्परेचर है आपका, तो इसमें बेरियम सॉलिड होता है। हो गए क्वेश्चंस कवर, 4 पार्ट थे क्या इसके, एक मिनट देख लूं, हाँ ये चारों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। आप कौन से ग्रुप में और पीरियड में बताएंगे कि आपके पास जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक रेडियस, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस वाला मेंबर कहाँ मिलेगा हमें। तो हम कहेंगे जी ग्रुप वन का जो 7वां पीरियड है ना, वहां पर हमें मिलेगा। ग्रुप वन और 7वें पीरियड में हमें मिलेगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। ग्रुप वन और 7वां पीरियड देख लेते हैं। ये ग्रुप वन है और 7वां पीरियड कौन सा है, ये फ्रेंसियम जो है ना, ये है जी हमारे पास कौन सा, सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक रेडियस है, यानी कि सबसे बड़ा साइज जिसका है, वो फ्रेंसियम है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो यहाँ पर एफ आर क्या लिख सकते हो। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस मैंने बताया था कि ऊपर से लेकर नीचे आना है तो एटम का साइज बढ़ता ही चला जा रहा है, तो फ्रेंसियम सबसे एंड पर है ना, तो वो इसलिए सबसे ज्यादा उसका बढ़ रहा है। एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, अगर हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट राइट, तो हमारा जो है ना साइज छोटा होता जाएगा। सो द लार्जेस्ट आइटम्स आर फाउंड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा जो बड़ा एटॉमिक साइज वाला जो हमारे पास मेंबर होगा ना, तो वो यही होगा। अगर आप कहो ना कि यार अच्छा अगर यही क्राइटेरिया है कि सबसे एंड वाला बड़ा होगा, तो फिर ये इसको भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन फ्रेंसियम से बड़ा नहीं होगा ये। ऊपर से लेकर नीचे तक तो वो आ रहा है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी तो आ रही है कि ये पीरियड नंबर चेंज हो रहा है इसका। यहाँ पर देख लो ना आप, ये 7वां पीरियड है ना, तो 7वें पीरियड का पहला मेंबर है, 7वें पीरियड का दूसरा मेंबर है। तो जब पीरियड में हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, तो फ्रेंसियम का साइज अगर इतना है ना, तो अगले वाले का साइज जो है छोटा होगा उससे, उससे अगले वाले का, उससे अगले वाले का और छोटा होगा, उससे अगले वाले का और छोटा होगा। तो ये इस तरह ट्रेंड जो है ना, अगर हम लेक्चर्स लिए ना, तो ये बातें आपको मसला नहीं करेंगी, पता लग जाएगी बात। बस मेरे ख्याल से होगी क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन यू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ पर होंगे। तो अभी हम यही तो बढ़ गए हैं कि जो ग्रुप वन है हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो मेटल्स हैं और मेटल्स आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और ग्रुप 17 वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उनको अपने अंदर फौरन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। ये टॉपिक्स डिटेल से पढ़ लिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला आज पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा था। तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम हो गया। और ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोरिन और क्लोरीन हो गया। ये बात भी आसान सी थी, कवर कर ली हमने। कहता है कुछ एलिमेंट्स दिए हुए नीचे, बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा लोवेस्ट, नहीं सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ग्रुप वन में है, ये भी ग्रुप वन में है, ये 16 में है, ये 17 में है, और ये भी 17 में है। हमने पहले बताना है कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। सबसे कम इनमें से ना होगी पोटेशियम की होगी। पोटेशियम ग्रुप वन में और पीरियड नंबर 4 में है। पीरियड नंबर 4 बनता है पोटेशियम का, एक मिनट देख लेते हैं। 1 2 3 4, हाँ ये बन रहा है पोटेशियम, ये के है, ठीक है। और ग्रुप वन तो है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन इजिली एंड इट हैज अ लार्ज एटॉमिक साइज एंड ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप वन में है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और इन सब में से चौथे पीरियड का मेंबर सिर्फ ये पोटेशियम ही है, ठीक है, बाकी ऊपर ऊपर वाले पीरियड्स के हैं। तो जब पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो साइज भी बड़ा हो रहा है। जब साइज भी बड़ा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से अपना एटम को छोड़ के निकल रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी याद करो, अभी पढ़ा के भी आया हूँ और अलग से लेक्चर भी है इसका, तो आप बता सकते हो पोटेशियम इसका आंसर है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और साथ में क्या करे, हाँ एक बात और, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और साथ में एनर्जी को लूज करे। तो क्लोरीन है जी इसमें, ठीक है। ग्रुप 17 हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उनकी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, अब आपका सवाल होगा कि यार फ्लोरीन तो ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। क्लोरीन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने क्लोरीन इसलिए लिखा है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना, उसका साइज बहुत छोटा होता है। जब उसका साइज छोटा होगा ना, इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो और एटम जो है ना एनर्जी को लूज कर रहा है, जो बढ़ा के आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो आ रहा है ना,
तो इसके अंदर पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। तो साइज छोटा होने की बिना पर ना ये जो आ रहा है ना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस पे ना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं ये जो पहले से बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पे लग रही है तो उसको थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है किसी के अंदर दूसरे एटम के अंदर आने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी दुश्वारी हो रही है इस एटम के अंदर आने के लिए। तो इसलिए ना फ्लोरीन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्लोरीन में थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है ना, तो फिर ये रिपल्शन की फोर्सेस को नहीं देखनी पड़ती, नहीं फेस करनी पड़ती, जिसकी बिना बनना जो क्लोरीन है ना उसको हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हासिल होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखो क्लोरीन की वैल्यू देख लो और इसकी देख लो, इसकी ज्यादा है क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी होती है, वो होती है क्लोरीन की। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है। ग्रुप 17 में और पीरियड नंबर 3 है, देख भी लेते हैं। ग्रुप 17 में है क्लोरीन, ठीक है, और पीरियड नंबर क्या है, 1 2 और ये 3, तीसरा पीरियड है। विच टू एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव अ बेसिक ऑक्साइड। वो देखो ऑक्साइड्स वाली बात दोबारा से आ गई। अब बेसिक ऑक्साइड है ना वो कौन बनाएगा, वो मेटल्स बनाएंगे, और जो एसिडिक ऑक्साइड्स है ना वो बनाते हैं नॉन मेटल्स। तो अब कुछ भी लिख लो, मेटल्स के दो नाम लिखने हैं हमने जस्ट, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से हमने लिखने हैं। तो ग्रुप वन और टू से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि जल्दी आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी बिना पर ये ज्यादा ज्यादा मेटल है, ठीक है। आप इस तरह कह लो इसको। तो तो सोडियम ग्रुप 1 का लिया, कैल्शियम मैंने ग्रुप 2 का लिया। आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से कोई भी ले लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ले लिया। तो आपकी मर्जी है आपने क्या लेने हैं एलिमेंट्स। तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, दीज आर मेटल्स, जो मेटल्स हैं, और मेटल्स हमेशा बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएंगे, जो कि नॉन मेटल्स होंगे। तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। इसके रिएक्शंस भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, कि रिएक्शंस करके बता दूंगा आपको कि क्यों बेसिक करेक्टर शो कर रहे हैं, क्यों एसिडिक करेक्टर शो कर रहे हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा क्योंकि इतनी डिटेल में हमने जाना नहीं है, ठीक है। और जितनी हम इनसे इन्होंने हमसे पूछी हुई थी बात वो हमने बता दी है जस्ट। तो बस याद कर लो कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, कि जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो फिर वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड लफ्ज है ना ये निकला ही ऑक्सीजन से है। तो ऑक्साइड कब बनेगा, जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो जब नॉन मेटल्स करेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, जब मेटल्स करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जी खत्म हो गए हमारे ये क्वेश्चंस भी, इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो भी खत्म हो गए हैं। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो कौन सी होगी, एमसीक्यूज की होगी। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप उसको लाइक कर दें। तो कुछ सवाल है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना